स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो देखा था वो देखा था एप्लीकेशंस ऑफ यूसीएम। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट से, जो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को हम समझेंगे सबसे पहले एक डेरिवेशन से, जो डेरिवेशन का नाम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। हम लोग ने अज्यूम किया है कि एक इर्रेगुलर शेप का बॉडी है, एक लैमिनार ऑब्जेक्ट है। लैमिनार मतलब एक इर्रेगुलर शेप का जो है एक बॉडी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाया हुआ है। उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मासेस m1, m2, m3 एंड रिस्पेक्टिवली mn तक। n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिला के ये एक बॉडी बनाया हुआ है। हर एक का मास m1, m2, m3 डॉट 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 mn तक रिस्पेक्टिवली है। ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये एक बॉडी है जो रोटेट कर रहा है अपने सेंट्रल एक्सिस से। यहाँ पर कहीं पर बॉडी का शायद सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी का। हर एक मास जो है, हर एक मास, ये पॉइंट मासेस जो है m1, m2, m3, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1, r2, r3 एंड rn पर रिस्पेक्टिवली। हर एक जो पार्टिकल m1, m2, m3 मास का है, दे आर लोकेटेड एट द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस r1, r2, r3 एंड rn। अभी यहाँ पे हमें रोटेटिंग बॉडी का एक काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। जब ये बॉडी है, पूरा का पूरा बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन अगर ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखेंगे तो ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल जिसका मास m1 है, ये सेकेंड पार्टिकल मास m2 वाला, ये m3, ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में आपको पहले ही बताया था कि दो टाइप के वेलोसिटी रहते हैं, एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा रोटेटिंग बॉडी है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट, वो रहेगा उसका वैल्यू ओमेगा। अज्यूम कर लो ओमेगा का कोई भी एक वैल्यू कि 10 रेडियन पर सेकेंड। पूरा का पूरा जो रोटेटिंग बॉडी है, इट इज मूविंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर एक पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा वो कुछ अलग रहेगा। हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ अलग है। इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी रहेगा v1, उसे हम लोग लिख रहे हैं r1 इंटू ओमेगा। v का फॉर्मूला होता है r ओमेगा। उसी तरीके से जो पार्टिकल 1 है उसका वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल्स टू r2 ओमेगा। सिमिलरली vn इज इक्वल्स टू rn ओमेगा, where vn is the velocity of the nth particle and rn is the distance of the nth particle from the axis of rotation। काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला हमने लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा है, वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है पूरे रोटेटिंग बॉडी का, टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए ये जो हर एक मास है, इनके इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज का समेशन लेना पड़ेगा। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी is the summation of the individual kinetic energies of all these particles. Therefore, total kinetic energy is equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square plus dot 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 half mn vn square। बीच में जो है बाकी सारे पार्टिकल्स आएंगे till the nth particle। अभी यहाँ पर v1 का जो फॉर्मूला है हम लोग ने वो फाइंड किया है r1 ओमेगा, v2 का फॉर्मूला हम लोग ने लिखा है r2 ओमेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये जो r1 का वैल्यू है ये यहाँ पे पुट किया, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये जो सारे टर्म्स है, इन सारे टर्म्स में से हाफ ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बाहर कांस्टेंट निकल जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। ये जो पूरी चीज है समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनके मास और उनके स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो समेशन है उसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल I से, where capital I is called as the moment of inertia of a rotating body। Therefore यहाँ पर total kinetic energy का फॉर्मूला आ जाएगा kinetic energy is equals to half I omega square।
where I is called as moment of inertia. It is the analogous of mass in case of linear motion. लीनियर मोशन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी का वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर. इससे अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये हाफ एज इट इज है. यहां पर मास था, यहां पर लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई. यहां पर लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर था वी स्क्वायर, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर. ये आई को हम लोग बोलते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पूरा का पूरा जो मास है बॉडी का वो कहां पर किस तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमें बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट इज द एनालॉगस ऑफ मास फ्रॉम द लीनियर मोशन. तो ये जो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, जहां पर आई एक इंटीजर रहेगा, आई का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से लेके n तक, इसे हम लोग बोलते हैं I is equals to summation of mi ri square, where mi is the number of mass, is the mass of number of particles, and ri is the distance between these particles and the axis of rotation. Therefore तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिल गया था वो था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ध्यान से देखेंगे आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मास का एनालॉगस है. रोटेशनल मोशन में इट इज इंपॉर्टेंट टू नो the entire distribution of mass from the axis of rotation. तो distribution of mass जो क्वांटिटी से डिफाइन किया जाता है उस क्वांटिटी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं. इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Moment of inertia is the analogous of mass which we use the term in linear motion. Linear motion में जहां पर हम लोग मास यूज करते हैं उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में जहां पर मास था लीनियर मोशन में वहां पर हम लोग टर्म यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली डिफाइन करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर अ सिस्टम. अगर एक सिस्टम एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पार्टिकल्स, या अज्यूम करते हैं कि एन पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, यहां पर पार्टिकल्स प्लेस्ड है. पहले पॉइंट पे पार्टिकल है जिसका मास है m1, ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2. ऐसे करते करते टोटल n पार्टिकल्स है जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस r1, r2 एंड rn पे प्लेस्ड है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है. ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है. हर एक पार्टिकल जो है उसका मासेस यहाँ पे लिखे है m1, m2 और लास्ट जो पार्टिकल रहेगा हम लोग समझते हैं उसका मास है mn. ये सारे पार्टिकल्स डिस्टेंसेस पे हैं r1, r2 एंड लास्ट वाला जो पार्टिकल रहेगा वो सेपरेटेड रहेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के राइट साइड में ज्यादा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है या लेफ्ट साइड में ज्यादा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है. क्योंकि इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो लेफ्ट साइड में है और ये जो शेप है ये इरेगुलर शेप है, तो यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. ज्यादा से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट का मास है वो राइट साइड में कॉन्सेंट्रेटेड है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड. यही अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को उठा के हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को लेफ्ट साइड से उठा के अगर राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस है मासेस के ये चेंज हो जाएंगे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला रहता है फॉर अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, डिस्क्रीट मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंसेस पे सेपरेटेड है. तो इस केस में हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहता है I इज इक्वल्स टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर लेके mn स्क्वायर तक. ये पूरा समेशन m1r1 स्क्वायर से लेके mn स्क्वायर तक ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहता है फॉर अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम. अगर इसको समेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, जहां पर I का वैल्यू रेंज करता है 1 से लेके लास्ट पार्टिकल n तक, जहां पर r1, r2 और rn क्या है, ये डिस्टेंसेस हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन
for particle of mass m1, particle of mass m2 and particle of mass mn respectively. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर सिंपली डिफाइन करने जाएं तो इट इज द एनालॉगी ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन. मास हम लोग लीनियर मोशन में यूज करते हैं, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में हम लोग यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जो रोटेटिंग बॉडी है वो रोटेशनल मोशन जो है पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन से, जो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेपरेटेड है. यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर लेफ्ट साइड में है तो पूरा का पूरा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मास राइट साइड में कॉन्सेंट्रेटेड है. यही एक्सिस ऑफ रोटेशन को उठा के हम लोग ने अगर राइट साइड में प्लेस कर दिया तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्सिस से वो चेंज हो जाएगा. अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम. अज्यूम करते हैं कि कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम है. कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक पार्टिकल्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. उस केस में हम लोग हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते कि r1 डिस्टेंस पे फर्स्ट पार्टिकल है, r2 पे सेकेंड पार्टिकल है. एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है. कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. ये पूरा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक ऑब्जेक्ट है. इस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हम लोग एक पॉइंट अज्यूम करते हैं. जिस पॉइंट पे अज्यूम करते हैं हम लोग कि पूरे ऑब्जेक्ट का अगर मास स्मॉल m है तो उसमें से ये जो पॉइंट का मास है वो रहेगा dm. स्मॉल मास dm इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट. ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस r पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. पूरा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, मतलब उसमें पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल m है. उसमें से हम लोग ने एक पॉइंट कंसीडर किया जिस पॉइंट का मास रहेगा dm. स्मॉल मास dm इस पॉइंट पे कंसीडर किया है. ये जो पॉइंट है इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm. इसका मतलब क्या हुआ, जब ऐसे छोटे छोटे dm मासेस हम लोग सारे के सारे dm मासेस को कंबाइन करेंगे तो पूरा कंप्लीट मास मिल जाएगा, कंप्लीट मास डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से फॉर दिस कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट. जब ऐसे छोटे छोटे डीएम सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे, जब ये स्मॉल एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं इसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं. तो जब इन एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r तो हमें पूरे ऑब्जेक्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा. तो उस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm. यहाँ पर m के टर्म्स में इंटीग्रेशन होने वाला है, मतलब ये स्मॉल मास dm को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले विथ रिस्पेक्ट टू r. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा. ये रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है. अज्यूम कर लेते हैं हम कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये स्मॉल पार्टिकल्स m1 m2 और इसका लास्ट जो पार्टिकल रहेगा वो रहेगा mn. ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है. पहले पार्टिकल का डिस्टेंस है r1, अगले पार्टिकल का डिस्टेंस है r2 और लास्ट पार्टिकल का डिस्टेंस है rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. अज्यूम करते हैं इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करके हमें मिला है I इज इक्वल्स टू 6 kg मीटर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस इंटायर ऑब्जेक्ट जो हमें कैलकुलेट करके मिला है वो मिला है 6 kg मीटर स्क्वायर. अभी एक एक पार्टिकल को हम लोग r से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और जब ऐड करेंगे तो ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पर एक दूसरा मेथड हम लोग अज्यूम करते हैं कि यही सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन था. ये पूरे ऑब्जेक्ट को हमने कंसीडर किया एक सिंगल पॉइंट में, एक सिंगल पॉइंट मास में पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का मास हम लोग ने ले लिया है. अज्यूम करते हैं m1 m2 m3 डॉट 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 mn ये सारे मासेस मिला के जो पूरे ऑब्जेक्ट का मास आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल M. तो यहाँ पर ये जो हम लोग ने पॉइंट लिया है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का जो मास है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट और दिस ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग द मास सिमिलर टू द एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट.
तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का मास हम लोग ने इस पॉइंट पे ले लिया है कैपिटल एम। ये जो कैपिटल एम है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ के। ये डिस्टेंस के इस तरह से रहना चाहिए कि ताकि जब ये ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलाउंग घूम रहा है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने लिया है मास m का, ये जब एक्सिस के अलाउंग घूमेगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये भी आना चाहिए 6 kg मीटर स्क्वायर के बराबर। मतलब जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिया, उसके जगह पे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग ने एक सिंगल पॉइंट में कंसिडर कर दिया है। जब वो सिंगल पॉइंट रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है एक्सिस के अलोंग, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और पूरे ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उन दोनों का वैल्यू सेम रहना चाहिए। तो इन दोनों के वैल्यू को सेम रखने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। वापस समझते हैं कि एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट था जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। हर एक पार्टिकल का मास m1, m2 और mn रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, जो सेपरेटेड डिस्टेंस r1, r2 और rn पे रिस्पेक्टिवली। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यहां से हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम वाला। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया तो अज्यूम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिला है हमें 6 kg मीटर स्क्वायर। अगर अब बहुत सारे पार्टिकल्स लेने के जगह पूरे ऑब्जेक्ट के मास को मैं कंसीडर कर रहा हूं एक सिंगल पॉइंट पे, पूरे ऑब्जेक्ट का मास है अगर कैपिटल एम, ये पूरे के पूरे मास को हम लोग ने कंसीडर किया एक सिंगल पॉइंट पे, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सिंगल पॉइंट जो है ये रोटेट कर रहा है एक्सिस के अलोंग। तो इसका जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था 6 kg मीटर स्क्वायर। ये जो मास है मैं अज्यूम करते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से k डिस्टेंस के दूरी पे है। ये डिस्टेंस k कितना रहना चाहिए ताकि जब ये मास m रोटेट करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी आना चाहिए एग्जैक्टली 6 kg मीटर स्क्वायर। तो ये जो k डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, कि कितने डिस्टेंस पे पूरे ऑब्जेक्ट के मास को जो हम लोग ने एक सिंगल पॉइंट मास कंसीडर किया, तो कितने डिस्टेंस पे इस पॉइंट मास को हमें रखना है ताकि जो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का था सेम टू सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पॉइंट मास के लिए मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इस केस में ये जो पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग ने रिड्यूस किया है वो डिस्टेंस k पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बन जाएगा mk स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला रहता है mi/ri स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास है m और डिस्टेंस k पर सेपरेटेड है वो, तो यहाँ पर i का फॉर्मूला मिलेगा mk स्क्वायर। यहां से अगर k का फॉर्मूला डिराइव करने जाएंगे तो k का फॉर्मूला मिल जाएगा √i/m। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, कि कितना डिस्टेंस पे हमें एक ऑब्जेक्ट को रखना है। जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने कंसिडर किया है जिसका मास है कैपिटल M, विच इज द एंटायर मास ऑफ द अबव इरेगुलर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को रिड्यूस कर दिया एक स्मॉल पॉइंट में, इस पॉइंट को कितने डिस्टेंस पे रखना है हमें, वही डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं।